नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की विषय गणित की सब्जेक्ट मैथ की पहला अध्याय है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे और मैं एनसीईआरटी के जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों को एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करूंगा। तो पहले हम लोग थियोरेटिकल अप्रोच देखते हैं, पहले इसका थ्योरी देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर शून्य मान लेते हैं, तो शून्य के दाईं तरफ संख्याएं जो होती है वे धनात्मक संख्याएं होती है, 1 2 3। और शून्य के बाईं तरफ की संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, -1 -2 -3। इसके बीच में बहुत सारे बिंदु हैं और ये सारे बिंदु कोई न कोई संख्या को दर्शा रहा है। तो ये सारी संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसमें हम लोग देखते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, जैसे -2/3, 2/3, 5/3। और ये जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √2, √3, -√2। ये सारे जो भी जितने भी संख्याएं हैं, ये जो 2, √3, √5, ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सारी संख्याओं को समूह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम समझेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझने से पहले सबसे पहले आप लोग तो ये जानते होंगे कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं वैसी हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसको समझना होगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जो अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि वैसी संख्याएं जो स्वयं से और एक जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित, तो इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जिसका स्वयं और एक के अलावा और कोई संख्या से विभाजित, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारी जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या में आपका 4, 6, 8, 9, ये सारी जो संख्या है इस तरह से ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में सबसे पहले आते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते चले जाते, जैसे 2 × 3 × 5 बराबर 2 3 6 6 35। ये एक संख्या मिली, यह जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 और 30 के अलावा अन्य किसी संख्या से, जैसे 2 से 3 से 15 से विभाजित होती है, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब इसके विपरीत हम लोग एक भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 42, और भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 21, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 7 21। तो 42 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम लोग फाइनल तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का जो हम गुणनखंड निकालते हैं तो वह इसका गुणनखंड जो आएगा अभाज्य संख्या आएगा, और अभाज्य संख्याओं को गुणा करते जाएंगे तो अंततः एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो इसी पर आधारित है एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पर हम लोग अंकगणित आधारभूत प्रमेय लिखने जा रहे हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय,
तो चलिए देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्रम परिवर्तन को छोड़कर यह गुणनफल अद्वितीय होता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा 30 एक भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड देखते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यह जो है इसका गुणनखंड जो है यह किसी तरह से भाग देकर निकाल ले तो इसका अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय रूप से होगा। यानी 30 का गुणनखंड जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वही वही आएंगी। बशर्ते इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3, इसका क्रम लिख सकते हैं। क्रम सिर्फ बदल सकते हैं लेकिन संख्याएं वही रहेंगी। तो हम यही लिखेंगे कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्रम परिवर्तन को छोड़ दे तो यह गुणनफल अद्वितीय होता है। अब हम लोग इसका क्या हमारे जीवन में प्रयोग है, आगे गणित में इसका क्या प्रयोग है, तो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके एक महत्तम समापवर्तक निकालने जा रहे हैं। 30 और 84 के एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो कि अद्वितीय होगा। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। और 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे तो ये होगा, अब इसका गुणनखंड निकाल देते हैं 42, फिर 2 से भाग देंगे 21, फिर 3 से भाग देंगे 7। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। तो अब हम लोग निकालेंगे HCF 3084। HCF 3084 निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 30 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5। 84 का गुणनखंड क्या है, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें उभयनिष्ठ 2 है और 2 है। तो 2 का सबसे छोटा घात क्या है, तो सबसे छोटा घात यहाँ पर 2 का घात 1 है, तो 2 का घात 1 2 लेंगे। ठीक, इसके बाद उभयनिष्ठ 3 है यहाँ पर, तो गुणा में 3 लेंगे। इसके बाद कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 2 3 6। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालना सीख गए। कोई भी दो संख्या होगा हम लोग एचसीएफ इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लेकर बता रहे हैं। जैसे एचसीएफ निकालना है 24 36। एचसीएफ निकालेंगे 24 36, क्या होगा, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 का तो 2 से भाग देंगे 12, 2 से भागा देंगे 6, 2 से भागा देंगे 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 का पावर 3 गुणे 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे 18, 2 से भागा देंगे 9, फिर 3 से भागा देंगे 3। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यह हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे 24 36। एचसीएफ 24 36 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, तो 2 का सबसे छोटा घात यहाँ पर है 2, तो सबसे छोटा घात ले लिए 2 का घात 2। और यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ है, 3 का सबसे छोटा घात है 3, तो यहाँ पर ले लिए 3। तो ये 2 दूनी का 4 6 3 12, तो इन दोनों का एचसीएफ 12 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो फिर से हम वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 24, तो 24 हो जाएगा 2 का पावर 3 गुणे 3, और इसके बाद हो जाएगा हमारा 36। तो 36 है 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। अब हम लिखेंगे एलसीएम 24 36, एलसीएम 24 और 36, इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ 2 है और 3 है। तो जो इसका सबसे उच्चतम घात है, जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे अधिक पावर है, उसको लेंगे। तो 2 का अधिकतम घात 3 है, तो 2 का अधिकतम घात 3 ले लिए, गुणे 3 है इसमें 3 का अधिकतम घात 2 है, तो 3 का अधिकतम घात 2 ले लिए।
ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8 और 3 का घात 2 बार, तो 3 9, तो ये हो जाएगा 72। तो इन दोनों का एलसीएम 72 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना भी सीख गए, एचसीएफ निकालना भी सीख गए। अब इन दोनों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध क्या है, तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसअ गुणे मसअ, ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम 24 36, एचसीएफ 24 36। तो एलसीएम 24 36 इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, और इसका निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी निकाले थे हम लोग, इस एलसीएम निकाल लेते हैं 24 36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा 6 निकाले थे, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा चलिए तो देखते हैं। एलसीएम 24 36 ये आ जाएगा 72, और एचसीएफ निकालेंगे 24 36 तो ये आएगा 12। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी 24 गुणे 36 क्या होता है। तो 24 गुणे 36 निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 36 गुणे 24 तो ये हो जाएगा 4 6 24 के 4 हासिल 2 6 3 12 2 14 144 36 3 72 4 4 2 6 7 1 8, ये आ रहा है 864। और इनका एलसीएम 24 36 गुणे एचसीएफ 24 36 देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। तो एलसीएम है 72 और एचसीएफ है 12। तो 72 गुणे 12 करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो 7 दूनी 14, 72 यहाँ पर जोड़ देंगे, ये भी उतना ही आ जाएगा 864। ये दोनों संख्याएं बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि एलसीएम ए बी गुणे एचसीएफ ए बी बराबर ए गुणे बी। ये एक प्रमुख सूत्र है कि दो संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी, एक सूत्र आ गया। तो आज हम लोग पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच देखें, और कल हम इस पर जो संबंधित है उन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो इसके लिए तब तक से आप बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या चाहते हैं इस पर आप लोग कि किस चीज पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आगे आप कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।